Hello, good afternoon, everyone. Welcome to the Thought Tree. Today we are starting with 12th January's The Hindu analysis. All right. We have some important topics in news from 12th January's Hindu related to environment, science tech, hate speech, and gas pipeline project, TAPI. All right. पहले देखते हैं रेड सैंडल्स. रेड सैंडल्स क्या है? रेड सैंडलवुड. सैंडलवुड मतलब एक टाइप ऑफ की लकड़ी, चंदन की. ठीक है. इसका साइंटिफिक नेम है टेरोकार्पस सेंटेलियस. ठीक है. टेरोकार्पस ये इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है कई बार मैच करने को आ जाए और आपको नाम नहीं पता हो या कहीं ये नाम लिखा हुआ हो, लेकिन ऐसे डायरेक्ट पूछते नहीं है. तो रेड सैंडल्स न्यूज में क्यों है? बिकॉज इट इज रिसेंटली listed as endangered category in IUCN Red List. रेड लिस्ट के बारे में सबको पता है क्या होती है? यस मैम. ठीक है. IUCN क्या है? IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लिस्ट बनाती है. ठीक है. ट्रैक करती है प्लांट और एनिमल स्पीशीज दोनों के स्टेटस को कि कितनी बची हुई है. एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गई, एंडेंजर्ड मतलब उनकी लाइफ रिस्क पर है ना. नियर थ्रेटन मतलब खत्म होने के या थ्रेटन होने के पास में है. नियर एक्सटेंशन मतलब एक्सटिंक्ट होने की वर्ज पे है. ऐसे कैटेगरीज होती हैं. तो वो जिस लिस्ट में आती है उसको क्या बोलते हैं? रेड लिस्ट. क्लियर? तो रेड लिस्ट में कैटेगरीज इनकी चेंज होती रहती हैं. जरूरी नहीं है कि कोई स्पीशीज अगर आज इंडेंजर्ड हो तो वो हमेशा इंडेंजर्ड रहेगी. हो सकता है वो एक्सटिंक्ट भी हो जाए या उससे निकल भी जाए अगर उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है. राइट. तो रेड सैंडल्स न्यूज में है. प्लांट स्पीशीज है, सैंडलवुड एक टाइप का, है ना. इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया है. ये याद रखना है. क्या स्टेटस है इसका? एंडेंजर्ड कैटेगरी. क्योंकि दे कैन ट्रैप यू इन प्रीलिम्स. इसकी जगह लिख देंगे थ्रेटन या फिर एक्सटिंक्ट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इट इज एंडेंजर्ड. ठीक है. इन IUCN रेड लिस्ट. अब ये मिलती कहाँ पर है? लोकेशन इंपॉर्टेंट है. इट इज एंडेमिक, इंडियन एंडेमिक ट्री स्पीशीज. ठीक है. एंडेमिक का मतलब क्या होता है? जब भी आप एनवायरमेंट में पढ़ो एंडेमिक, एंडेमिक स्पीशीज को कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती है. नेटिव है उसकी, ओरिजिनली वहां मिलती है और वहीं पाई जाती है. क्लियर? एंडेमिक क्लियर? तो ये क्या है? एंडेमिक है, इंडिया की है. ठीक है. और इंडिया में भी कहाँ मिलती है बाद में हम देखेंगे, एक पर्टिकुलर जगह. Native or found in a certain place. This is endemic tree species with a restricted geographical range. बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलती है, इसकी रेंज geographical limited है. Clear? Red sandals. अब इसकी रेंज क्या है? ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट ये है ईस्टर्न घाट. क्लियर? यहाँ पर रेड सैंडल्स मिलता है, एंडेमिक टू दिस रीजन. ओके. नाउ which type of forest is suitable or which type of climate is suitable for this? Dry deciduous. जब आप ज्योग्राफी में क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा होता है, टेम्परेट कैसा होता है ना, या ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कैसे होते हैं, उनको कितनी रेनफॉल चाहिए होती है, कितनी सनलाइट चाहिए होती है. एक होते हैं एवरग्रीन. एवरग्रीन नाम से ही पता लग रहा है हमेशा ग्रीन रहते हैं, हरे भरे. हाँ. डेसिडुअस में भी दो होते हैं, एक होता है मॉइस्ट और एक होता है ड्राई. ड्राई क्या होगा? ड्राई ज्यादा होगा. ठीक है. डेसिडुअस फॉरेस्ट की एक खासियत होती है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी लीव शेड करते हैं. ठीक है. एवरग्रीन हमेशा ग्रीन रहते हैं, लेकिन ये वाले जो होते हैं क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी लीव शेड करते हैं. तो ये किस टाइप के फॉरेस्ट में पाया जाता है? ड्राई डेसिडुअस. यानी एवरग्रीन में नहीं मिलेगा, जहां कम रेनफॉल है उन रीजन्स में मिलेगा. क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए. कौन सी स्पीशीज किस रीजन में मिलती है, किस टाइप के क्लाइमेट में मिलती है ना. और एंडेमिक है. थॉर्नी स्क्रब मतलब कांटेदार झाड़ी कोई कहते हैं ना. थॉर्नी स्क्रब किसको बोलते हैं? जिसमें कांटे होते हैं, जिस प्लांट में, जो डेजर्ट में होता है ना. डेजर्ट में जो होता है वेजिटेशन. लेकिन वो जरूर नहीं है डेजर्ट में हो, डेसिडुअस में भी हो सकता है. ठीक है. नाउ इट इज एंडेमिक टू अ डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश. ईस्टर्न घाट देखा था हमने. ठीक है.
एंडेमिक है इंडिया में भी कहाँ, दिस साइड ईस्टर्न घाट्स में। है ना। आंध्र प्रदेश कहाँ है, इधर है ईस्ट में है ना, ईस्ट में। केरला, तमिलनाडु, ऐसे। इसके ऊपर क्या है, आंध्र प्रदेश। और इधर तेलंगाना, सीमांध्र है ना। किधर है तेलंगाना, इसके ऊपर है नीचे है? ऊपर है मैम। इस तरफ है ना। हाँ, ऐसे थोड़ा सा खिचड़ी बन- लैंड लॉक्ड है वो। हाँ ठीक है, अब ये खिचड़ी बन रही है इसकी, रुको। तो मैप भी देखते रहा करो, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं आंध्रा, ठीक है, क्लियर। इस रीजन में अब ये ईस्टर्न घाट्स भी है और आंध्र प्रदेश भी है, ओके। तो which state? Red senders, Andhra Pradesh, okay, but also sometimes found in Tamil Nadu and Karnataka. It is endemic to Andhra Pradesh और Eastern Ghats, लेकिन कई बार इन regions में भी मिलती है, okay. तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट होगा तभी न्यूज में है। इम्पोर्टेंस क्या है, इसका मेडिसिनल यूज है, कॉस्मेटिक्स में यूज है और फर्नीचर में, क्लियर। क्या क्या यूज है, मेडिसिनल, कॉस्मेटिक्स एंड फर्नीचर। और कोई एग्जांपल बताओ जिसका मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा है एक प्लांट का इंडिया में। तुलसी, बिच्छू बूटी, बहुत सारे है ना। तुलसी मिल जाती है हर घर में, टर्मरिक भी है, नीम, बिच्छू तो बूटी, ये इनका सब है। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, कॉस्मेटिक्स का भी और इसका फर्नीचर में भी है। नाउ व्हाट आर दी रीजंस ऑफ थ्रेट? अगर इसको एंडेंजर्ड लिस्ट में इंक्लूड किया है, इसका मतलब क्या है, डेंजर में है इसका सर्वाइवल, ओके। तो उसके कुछ रीजंस होंगे। क्या रीजंस है? फर्स्ट इज इलीगल स्मगलिंग। इसकी कॉस्ट करोड़ में, लाख और करोड़ में होती है प्राइस इसकी, तो स्मगलिंग तो होगी, ठीक है, ब्लैक में, इलीगल स्मगलिंग, क्लियर है ये पॉइंट। ये होता है फर्स्ट थिंग, दिस इज वन रीजन ऑफ इट एंडेंजर्ड स्टेटस। स्मगलिंग क्यों होती है इसकी वैसे? क्योंकि कम पाई जाती है और डिमांड बहुत ज्यादा है। किसी महंगी भी है चीज ना। की स्मगलिंग क्यों होती है? जब वो अवेलेबल कम है, महंगी ज्यादा होगी, क्योंकि कम अवेलेबल है, ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं तो प्राइस ज्यादा होगी, ठीक है, और सब अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए स्मगल होता है। और दूसरी चीज, ये क्या है, एंडेंजर्ड है, तो बहुत ज्यादा आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते वरना खत्म हो जाएंगी, तो रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, इसलिए ब्लैक में ट्रेड होता है, क्लियर। इलीगल स्मगलिंग। सेकंड इज ओवर हार्वेस्टिंग, समझ आ रहा है? Yes, जितने ma'am. पेड़ उगा रहे हो उससे ज्यादा काट रहे हो। कैटल ग्रेजिंग, इन एरियाज में कैटल ग्रेजिंग हो रही है तो ये भी अफेक्ट हो रहे हैं उससे, इनको भी खा रही है कैटल, ठीक है। और ऐसा, अच्छा, पेड़ को खा रहे हैं या फिर पेड़ को हटा रहे हैं, ये बताओ। खा रहे हैं। मैम वैसे कैटल पेड़ को तो नहीं खाते। हटाते हैं। इंटरेस्टिंग, यू नो, कैटल, टेल मी वन थिंग, ग्रो नहीं होता ना, वो ऊपर ऊपर से खा जाते हैं। कैटल ग्रेजिंग। अब बताओ, रेड सैंडल्स को खा रहे होंगे या इसकी वजह से हटा रहे होंगे, टेल मी। हो सकता है लीव्स तो इसमें भी होंगी ना, स्टेम तो नहीं खा सकते लीव्स। और दूसरा, इन एरियाज में कैटल ग्रेजिंग की वजह से हो सकता है इनको काट के और पेस्चर लैंड बनाया जाए या फिर वो क्रॉप्स उगाई जाए जो कैटल के लिए सुटेबल है, तो दोनों तरीके से हो सकता है। कैटल ग्रेजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, क्लियर, everyone is clear? Yes, ma'am. Okay, then last point is invasive species. ये क्या होती हैं invasive species? Any idea? Invasive species हम बहुत कम पाई जाने वाली स्पीशीज उनको Yes. कहते हैं। मैम कहीं invasive और की species तरह क्या आ होती हैं? जाती है। जो किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में नेटिव नहीं हो, ठीक है, बाहर से इंट्रोड्यूस की है और फिर वहां पे हार्म करने का पोटेंशियल रखती हो। ऐसे बहुत सारी प्लांट स्पीशीज हैं और बहुत सारी एनिमल स्पीशीज भी हैं जो क्या होती है उस इकोसिस्टम में ओरिजिनली नहीं पाई जाती, हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कई बार, और कई बार ऐसा होता है उसकी वजह से जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज है उनका सर्वाइवल डेंजर में आ जाता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, जैसे वाटर हाइसिंथ एक एग्जाम्पल इंडिया में, ठीक है, वाटर हाइसिंथ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं न्यूज में, उनको भी आप देखना अगर न्यूज में आए तो। इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती हैं? एनी स्पीशीज दैट इज नॉट नेटिव टू द इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम, यस, व्हाट इज इकोसिस्टम?
इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पेयर्स स्पीशीज, ठीक है। चेन होती है ना मैम। इकोसिस्टम क्या है? चेन रिएक्शन होता है ये। बताओ इकोसिस्टम क्या है? मैम की जो भी कैसे एनवायरमेंट और सराउंडिंग में रहते हैं उन्हें कह सकते हैं हम। तो एक एनवायरमेंट में जितनी भी स्पीशीज हैं इन सबका आपस में इंटरेक्शन, ठीक है। और मैम ये इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो राइट, उसे इसलिए इकोसिस्टम। इंटरेक्शन बोला है। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे ह्यूमंस डिपेंडेंट होते हैं किसी न किसी चीज पे, हम प्लांट पे भी डिपेंडेंट हैं, हम एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है। ऐसे प्लांट स्पीशीज भी होती हैं जो दूसरे प्लांट पे और एनिमल पे भी डिपेंड होती है ना। तो इन सबकी इंटरेक्शन को, ये जो डिपेंडेंस वाली चीज है ना, ये एनवायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक इसमें होता है सिम्बायोटिक रिलेशन, है ना। अलग अलग काइंड ऑफ रिलेशन भी आप एनवायरमेंट में पढ़ोगे कि स्पीशीज के बीच में किस किस टाइप के रिलेशंस होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, है ना। मैम इसमें एक क्वेश्चन भी आया था मैम प्री में कि आया हुआ है question। हाँ, एनवायरमेंट में कौन सी एकमात्र ऐसी वेजिटेबल है जो मैन मेड है, जो इकोसिस्टम में नहीं पाई जाती मैम? ये भी आ रखा है इसमें मैम। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्वेजिव स्पीशीज वहां नेटिव नहीं होती और वो हार्म करती है आगे, ठीक है, उनको इन्वेजिव। तो यहाँ पे वन ऑफ द रीजन इज इन्वेजिव स्पीशीज। इसका मतलब कोई ऐसी स्पीशीज आई होगी जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल इज एंडेंजर्ड, ओके। मैम जो रोमिल ने जो क्वेश्चन बताया उसका आंसर क्या होगा? ब्रोकली है। ब्रोकली, यस मैम, क्योंकि वो वो टोटली मैन मेड है। यस मैम। हाइब्रिड है ब्रोकली। अच्छा, रोमिल का क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सा प्लांट है जो मैनमेड है, टोटली मैनमेड? ब्रोकली है। सबको Yes, पता है ma'am. ब्रोकली ओरिजिनली नहीं पाई जाती, बनाई है हमने, ठीक है। नाउ see this, red sanders is also kept out of schedule 6 of wildlife protection act, ठीक है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नाउ शेड्यूल 6 में रखने का क्या मतलब होता है? अगर किसी स्पीशीज को शेड्यूल 6 में रखा है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि उस स्पीशीज को रेगुलेट किया जाएगा, इट वुड बी रेगुलेटेड एंड रेस्ट्रिक्ट द कल्टीवेशन, पोजेशन, सेल ऑफ रेयर प्लांट स्पीशीज। इसमें कौन सी प्लांट स्पीशीज रखी जाती है? अगर उनका सर्वाइवल एंडेंजर्ड है, तो अगर आप ज्यादा ट्रेड करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? सर्वाइवल और कम हो जाएगा। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए विद शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट 1972 इसमें रखा जाता है। लेकिन रेड सैंडर्स को अभी तक इसमें नहीं रखा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, ओके। रेड सैंडर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ऑलराइट, ओके। टेल मी, किस किस के घर में तोता पाल रखा है आप लोगों ने? पैरट? मेरे हैं। अभी किसके पास है? मेरे पास है। मेरी? हाँ। अलाउड नहीं है। हाँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यू अलाउड नहीं। नॉट डोमेस्टिकेट पैरट, है ना। ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, पैरट भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। नहीं है मैम। रखते हैं लोग, लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज है जो अलाउड नहीं। आपको एक चीज जान के बड़ी वो होगी कि सिर्फ एक स्पीशीज ऐसी है जिसको मारना अलाउड है ना, पुअर क्रो। पुअर क्रो को पुअर क्रो इसीलिए बोलते हैं, पुअर क्रो। कौवे को? कौवे, हाँ, कौवे को। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्रो के आगे हमेशा पुअर क्यों लगता है? पुअर क्रो, उसको छोड़ा ही नहीं, उस पर कोई सिंपैथी नहीं है, पुअर क्रो। आप इसको अलाउड है मारना, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि जाके मार लें। तो ये तो कोई नुकसान भी नहीं करता ना। तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब पढ़ेंगे ना डिटेल में, एनवायरमेंट में आएगा, तो उसमें कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी स्पीशीज अलाउड हैं डोमेस्टिकेट करना, कौन सी इलीगल है ना। पोचिंग होती है इलीगल। पोचिंग क्या होती है? पोचिंग मतलब शिकार करते हैं, शिकार करना, है ना, जिनका अलाउड नहीं है, अगर आप उसकी शिकार कर रहे हो तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है? रेड सैंडर्स इज included or non-included? Not included in Schedule 6 of Wildlife Protection Act. Not included. मैम एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज कर दो कि वो आदि मैंने लिया, वो मैं थोड़ा लेट आया हूँ क्लास में। Okay, just a minute.
See, red sanders is kept out, not kept in. Okay, Romil, kept out. हाँ तो कैप्ट आउट ही बोला था ना। आपने बोला इंक्लूडेड है। नहीं मैम, मैंने बोला था नहीं है। ठीक है, तो kept out of Schedule 6 of Wildlife Protection Act. It means it is not regulated or restricted. ठीक है, इसका cultivation, possession, sale restricted नहीं है। क्लियर? एक बार देख लेते हैं वापस। रेड सैंडर्स क्या है? एक प्लांट स्पीशीज है, ट्री है, सैंडलवुड काइंड ऑफ ट्री, है ना। इसका रिसेंटली स्टेटस चेंज हुआ है। पहले ये नियर थ्रेटन कैटेगरी में थी, अब कौन सी कैटेगरी में आई है? एंडेंजर्ड कैटेगरी। ओके, IUCN की रेड लिस्ट। IUCN जो है ये इंटरनेशनल बॉडी है, आगे आएगा इसमें अभी। रेड लिस्ट बनाती है, किसको ट्रैक करती है? प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज के स्टेटस को। ओके, ये जो स्पीशीज है रेड सैंडर्स, इट इज एंडेमिक टू इंडिया। एंडेमिक मीन्स इट इज नेटिव इन इंडिया और फाउंड इन सर्टेन प्लेस। किसी भी जगह की अगर नेटिव स्पीशीज होती है और वहां पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती है, उस स्पीशीज को क्या कहते हैं? एंडेमिक टू दैट रीजन, एंडेमिक टू दैट पर्टिकुलर रीजन। This is endemic to India and particularly to the eastern Ghats in Andhra Pradesh, but sometimes also found in Tamil Nadu और कर्नाटका। All right, and इसमें एक और रीजन था। हाँ, कौन से टाइप के फॉरेस्ट में पाया जाता है? ड्राई डेसिडुअस, नॉट एवरग्रीन। ओके, ड्राई डेसिडुअस। डेसिडुअस फॉरेस्ट का एक पेक्यूलियर फीचर क्या होता है? दे शेड देयर लीव्स, है ना, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। Now, its importance is medicinal, cosmetics as well as furniture. इसके थ्रेट के क्या रीजंस हैं? इलीगल स्मगलिंग, ओवर हार्वेस्टिंग, कैटल रेयरिंग और कैटल ग्रेजिंग एंड इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती है? जो उस जगह की ओरिजिनल नहीं है, बाहर से इंट्रोड्यूस की गई है उस रीजन में, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, एंड दे पजेस हार्म टू दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज और नेटिव स्पीशीज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ। And red sanders is kept out of Schedule 6 of Wildlife Protection Act. It means it is not regulated, and its cultivation, possession and sale of rare plant species, मतलब its sale is not restricted. Clear? Okay. अब IUCN क्या है देख लेते हैं एक बार। IUCN is International Union for Conservation of Nature. Okay, IUCN is International Union फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये ग्लोबल अथॉरिटी है ऑन स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड टू सेफगार्ड इट। क्यों बनाई गई है? नेचुरल वर्ल्ड यानी प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, इन सबका स्टेटस चेक करने के लिए कि कितना इनका क्या है, सर्वाइवल क्या है, सर्वाइवल का स्टेटस चेक करती है और उसको सेफगार्ड करने की भी कोशिश करती है। क्लियर? इसमें ये सिर्फ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर आपके पास फिल्म्स में स्टेटमेंट आता है कि IUCN इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आता है तो वो सही होगा? IUCN इज ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सही होगा? नहीं होगा। इट हैज मेंबर्स फ्रॉम बोथ द गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम द सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी मतलब जो गवर्नमेंट नहीं है। क्लियर? दोनों के मेंबर्स होते हैं इसमें। एक्टिविस्ट जो होते हैं, एक्टिविस्ट हो गए, NGOs हो गए, गवर्नमेंट के अलावा कोई भी मेंबर है वो सिविल सोसाइटी है। ओके, HQ हेडक्वार्टर्स क्या है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर्ड इन स्विट्जरलैंड। दिस मच इज क्लियर? एनी डाउट? नो? ओके। सेकंड न्यूज वाज तापी गैस पाइपलाइन न्यूज में है, प्रोजेक्ट चल रहा है इस पे, तापी गैस पाइपलाइन। ये नर्मदा और तापी रिवर वाला तापी नहीं है, तापी इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? T stands for तुर्कमेनिस्तान, A for अफगानिस्तान, ठीक है, P for पाकिस्तान एंड I for इंडिया। तुर्कमेनिस्तान में एक जगह है, वहां नेचुरल गैस अबंडेंटली पाई जाती है, तो वहां से नेचुरल गैस को पाइपलाइन के थ्रू हम इंडिया तक ला रहे हैं बाय दिस रूट, क्रॉसिंग अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन बिटवीन। अच्छा, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जब आप पढ़ोगे, ज्योग्राफी में एक चैप्टर है ना, अगर किसी ने NCERT पढ़ी हो तो ट्रांसपोर्टेशन एक प्रॉपर चैप्टर है NCERT में। यस मैम। तो उसमें आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, 10th क्लास एयरवेज, बाय एयरवेज, बाय वाटरवेज। वाटरवे हो गया, रोडवेज हो गया, बाय एयर होता है, और ये तो हो गया इंसानों का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जब हम फ्रेट की बात करते हैं, फ्रेट मतलब गुड्स, जब हम गुड्स की बात करते हैं तो पाइपलाइन चीज होती है, पाइपलाइन भी होती है
है ना। पाइपलाइन के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, या तो गैस है तो गैस तो वैसे डायरेक्टली, और अगर लिक्विड है या कुछ सॉलिड है तो उसकी स्लरी बनाई जाती है मिक्स करके, है ना, स्लरी के थ्रू होता है। तो पाइपलाइन के बारे में एक चीज याद रखना, वो एक कहावत है ना, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है वाली थी, वो क्यों बोली जाती है पाइपलाइन के लिए? क्योंकि इसमें जो पहली कॉस्ट होती है ना, वो भले ही ज्यादा होगी फर्स्ट इंस्टॉल करने की पाइपलाइन को, लेकिन इसकी मेंटेनेंस बहुत लो होती है। आपने एक बार पाइपलाइन लगा दी, लगा के भूल जाओ, चलती रहेगी काफी टाइम तक, मेंटेनेंस लो। क्लियर है सबको? ठीक है। Yes, ma'am. बाकी सारे ट्रांसपोर्टेशन में मेंटेनेंस ज्यादा होती है। ओके, तो तापी पाइपलाइन हमारे लिए नेचुरल गैस प्रोवाइड करेगी, कहाँ से? तुर्कमेनिस्तान से। ठीक है। It is being- तुर्कमेनिस्तान वही तो है ना जहाँ पे वो दरवाजा कहते हैं वो, हाँ, जो वो भी न्यूज में, कंटेनर। नीचे वही न्यूज है, अभी न्यूज में था ना, हाँ, वो भी हाँ। देखेंगे। ठीक है। नाउ सी दिस, इट इज बीइंग डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ो कभी भी, तो आपको ये जरूर उसमें देखना है कि इस प्रोजेक्ट को किसकी फंडिंग मिल रही है या किसकी हेल्प से ये डेवलप हो रहा है ना। तो इन केस ऑफ तापी गैस पाइपलाइन, which bank? Asian Development Bank. Okay, not World Bank. Clear? Now, it will transport natural gas from the Gilgamesh gas field. क्या नाम है उसका जगह का? गिलगिनेश। GALKYNYSH, गिलगामेश गैस फील्ड। ये वहां की गैस फील्ड का नाम है प्रॉपर, जहां से ये क्या होगी? ट्रांसपोर्ट होगी टू अफगानिस्तान, टू पाकिस्तान एंड टू इंडिया फाइनल। ओके, क्लियर? नाउ सी दिस न्यूज। अभी देखा होगा, कल पेपर में था कि Yes, ma'am. वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट, कौन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, तुर्कमेनिस्तान में न्यूज आई है ना कि गेटवे टू हेल, इसको बंद करना चाहते हैं। और एक पिक्चर देखी होगी जिसमें लावा जैसा है ना, बड़ा क्रेटर है, गड्ढा है बड़ा, उसमें आग लगी हुई है ना। तो उनकी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम इसको बंद करना चाहते हैं। अब ये क्या चीज है, डायग्राम देखते हैं एक बार, रुको। मैम वो नेचुरल गैस है यहाँ पे, फिर एक बार निकली थी, आग लगी थी, फिर जब से बंद ही नहीं हुई है। ये दिख रहा है? अब ये क्या था? एक क्रेटर था। क्रेटर क्या होता है? बड़ा गड्ढा जो होता है ना, उसको क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, क्रेटर। ये पहले इसमें आग नहीं थी। यहाँ पर कुछ जियोलॉजिस्ट आए थे रिसर्च करने तुर्कमेनिस्तान में। उनको यहाँ क्या मिली? मीथेन वगैरह, नेचुरल गैस, है ना। तो उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पे हम फायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? इधर उधर नहीं जाएगी ना गैस, फायर से यहीं रहेगी। ठीक है, तो उन्होंने इसको फायर किया। तो उनको अंदाजा नहीं था कि इतने अमाउंट में यहाँ पर नेचुरल गैस अवेलेबल है कि ये लावा जैसा बन जाएगा, पूरा वोल्केनो जैसा बन जाएगा। अब ये तब से अराउंड 50 ईयर्स, 50 साल से जल रहा है। ये इतना ज्यादा यहाँ पे उनको अंदाजा नहीं था कि इतने लार्ज अमाउंट में यहाँ मीथेन या और दूसरी नेचुरल गैसेस मिल रही होंगी, है ना। तो इन्होंने उसको जलाया था एक्सपेरिमेंट के लिए अपने, लेकिन ये तब से जल रहा है, 50 साल से जल रहा है। तो अब इसको ये बंद करना चाहते हैं। ये था न्यूज में। ठीक है, इन तुर्कमेनिस्तान कैपिटल, ये है कहाँ पर? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल में। उसका नाम क्या? अशगाबाद। अशगाबाद। ठीक है, तो ये रीजन आपके लिए ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एटलस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ सकते हैं, दरवाजा गैस क्रेटर और ऑल्सो कॉल्ड एज गेटवे टू हेल। हेल ही होगा ना, यहाँ पे कोई जाएगा तो टूरिज्म स्पॉट भी है ये। अगर गिर गया गलती से तो सोच लो फिर क्या होगा, है ना। वो प्लाज्मा भी नहीं बचेगा उसका। प्लाज्मा कौन सी स्टेट होती है मैटर की? प्लाज्मा कौन सी स्टेट होती है? फोर्थ है ना। तो सन इज अ प्लाज्मा। बीईसी नहीं, फोर्थ होती है आई थिंक, फिफ्थ बीईसी होती है आई थिंक। साइंस टेक में आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ मैम, स्टार्ट है। इट इज बर्निंग सिंस 50 years। ओके, तो ये था न्यूज में। अब आते हैं एडिटोरियल वाले सेक्शंस में। एडिटोरियल में क्या आया था? एडिटोरियल में जो हमने जीएसटी में अभी कवर किया रिसेंटली, वही था। पूरे एडिटोरियल का जिस्ट ये था कि जीएसटी कंपनसेशन को एक्सटेंड कर दो। पहले कितना डिसाइड किया था? 5 साल के लिए। नोट्स में पढ़ा था ना जीएसटी में कंपनसेशन क्या था?
कि स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉस हुआ है रेवेन्यू का जीएसटी आने की वजह से, उसके लिए हम आपको क्या देंगे, कंपेंसेशन देंगे। अब क्या हुआ, बीच में 2 साल लॉकडाउन लग गया था, है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई थी उसकी वजह से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोमिसेस थे वो मीट नहीं हो पाए, तो स्टेट गवर्नमेंट को मिसट्रस्ट होने लग गया सेंट्रल पे, है ना, कि हमको शायद रेवेन्यू नहीं मिलेगा, शायद हमको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, तो सब डिमांड कर रहे हैं कि आप जीएसटी कंपेंसेशन का जो 5 साल का था अब उसको और एक्सटेंड कर दो। क्लियर? कंपेंसेशन शायद हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था, इसकी नीड क्यों थी, कैसे दिया जाएगा, सब, है ना। Yes, ma'am. नाउ सी दिस एचडीआई, टेल मी एचडीआई कौन कैलकुलेट करता है और रिलीज करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यस, यूएनडीपी, UNDP, मैम UNDP। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये किन 2 प्रोफेसर्स ने डेवलप किया था ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट? ये डिस्कस्ड इन नहीं, ब्रुकलिन कमीशन ने तो वो किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Why are you confusing it with Brundtland Commission? It was sustainable development, not human Yes, ma'am. development, right? It was developed by Amartya Sen and Professor महबूब उल हक, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे ना, इन दोनों ने। ओरिजिनली महबूब उल हक ने डेवलप किया था, फिर इसको प्रॉपर फॉर्मुलाइज किसने किया? अमर्त्य सेन। दोनों इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। तो अभी एक नया कंसेप्ट आया है, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमने बियॉन्ड जीडीपी वाले कंसेप्ट में बहुत सारे इंडेक्सेस देखे थे कि ह्यूमन वेलबीइंग के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स को कर सकते हैं। उसमें एक हमने देखा था कि पर पर्सन कितना कार्बन फुटप्रिंट का कंसेप्ट देखा था, कितना पोल्यूशन हो रहा है ना, तो उसको भी व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई सेम यूएनडीपी ही निकालेगा, क्योंकि एचडीआई कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी। बट ये 2 क्राइटेरिया को इसमें और ऐड कर लेंगे, विच वन? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा मीन पर पर्सन, ठीक है, एंड मटेरियल फुटप्रिंट। मटेरियल फुटप्रिंट मतलब कितनी डिमांड, कितनी ग्रोथ पर पर्सन हो रही है। क्लियर? इन दोनों को मिला के जब एचडीआई बनाएंगे, इनका अर्थमेटिक मीन निकलेगा, है ना, तो उससे क्या होगा? प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई। ये क्या शो करेगा कि पर पर्सन जो ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से पर पर्सन प्लेनेट पे, कौन से प्लेनेट पे? अर्थ पे, प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है। क्लियर? एनी डाउट? समझ आ गया? तो ये भी कौन रिलीज करेगा? यूएनडीपी। दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना, नया कंसेप्ट आया तो देखना। अब एक चीज आई है, हेट स्पीच। ये एडिटोरियल सेक्शन में था, अभी काफी चल रहा है, हेट स्पीच बहुत चल रही है। हेट स्पीच क्या होती है? एनीवन? हेट स्पीच किसी के खिलाफ नफरत मैम, किसी से बोलना। एनी आइडियाज? मैम हेट स्पीच, आपको पता लग रहा है ना? क्रिटिसाइज करना वेनमस स्पीच है ना, आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जिससे यू आर इंसाइटिंग वायलेंस, वैसे तो देखो एडिटोरियल में क्या दिया हुआ था कि हेट स्पीच, जो एडिटर था, ही सेड इट इज नीदर डिफाइंड इन इंडियन लीगल फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं है कि हेट स्पीच की प्रॉपर कहीं इंडियन फ्रेमवर्क में, किसी भी लीगल फ्रेमवर्क में यानी किसी लॉ में डेफिनेशन दी हो। हालांकि इसको रोकने के प्रोविजंस हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस चीज की डेफिनेशन नहीं दी गई? बेसिक स्ट्रक्चर, काफी सारी चीजें दिए नहीं दी, लेकिन उसमें क्या क्या आता है सिर्फ ये हम देखते हैं। वो किसने डिसाइड किया? सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। क्लियर? विच केस? शेषवानंद भारती। ओके, so hate speech is neither defined in Indian legal framework nor can it be reduced to a standard definition due to myriad. Myriad means infinite. Myriad is a synonym for infinite forms it can take. हेट स्पीच को, ये ऑथर कहते हैं कि हेट स्पीच को किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन में हम बांध नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, क्या उसका एक डेफिनेशन हो सकता है? नहीं। किसी भी फॉर्म में आप कुछ गलत बोल सकते हो ना। मायरिड मतलब इनफाइनाइट, है ना, तो इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं हो सकती। फिर भी एक डिक्शनरी है, विच डिक्शनरी, ये आप अपने जीएस पेपर में या ऐसे में ये चीजें लिखना, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा चीज है ये, ब्लैक लॉ डिक्शनरी। ये डिफाइन करती है हेट स्पीच को एज स्पीच दैट कैरीज नो मीनिंग, जिसका कोई मतलब नहीं है, बेतुकी बात है, अदर देन दी एक्सप्रेशन ऑफ हेट्रेड। वो क्या पैदा कर रही है? नफरत पैदा कर रही है, और कोई उसका इंटेंशन नहीं है।
ठीक है, हेट्रेड फॉर सम ग्रुप especially in circumstances which is likely to provoke violence. कुछ ग्रुप के अगेंस्ट में, किसी रिलीजन के अगेंस्ट में, किसी कास्ट के अगेंस्ट में आप ऐसा कुछ बोल रहे हो जिससे दंगे होने के, वायलेंस होने के चांसेस हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज हेट स्पीच। ठीक है, ये डिक्शनरी में है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी में डेफिनेशन है, लॉ में नहीं है, इंडियन लीगल फ्रेमवर्क में नहीं है। गॉट इट? अब देखो, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखते हैं, है ना। एक चीज याद रखनी है, आंसर्स में जैसे आप GS2 का लिख रहे हो, इकोनॉमी का भी लिख रहे हो, अगर किसी टॉपिक का सुप्रीम कोर्ट का कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट है ना, या जैसे पॉलिटी में लॉ कमीशन का कोई सजेशन है, या इकोनॉमिक्स के टॉपिक में फाइनेंस कमीशन का सजेशन है, तो वो आपको आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करना है, दैट विल फेच यू मार्क्स। ओके, क्लियर? यस और नो? से समथिंग। यस मैम। यस, है ना। तो यहाँ पे भी हम कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देख रहे हैं हेट स्पीच से रिलेटेड। ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 2-3 साल से हेट स्पीच बहुत न्यूज में है। आपने देखा होगा बहुत सारे लिंचिंग के भी केसेस हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है ना, हेट्रेड लोग पैदा कर रहे हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, हेट स्पीच उससे भी स्प्रेड हो रही है, राइट। तो ये आ सकता है, ऐसे का भी टॉपिक हो सकता है, मेंस में भी आ सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देख लेते हैं, ये रिसेंट ही हैं सारे, ये आपको आंसर्स में लिखना है अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है तो। क्लियर? नाउ फर्स्ट इज प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014। प्रवासी भलाई आगे संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया 2014 केस। इसने क्या किया था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसी हियर इज सुप्रीम कोर्ट ट्राइड टू डिफाइन हेट स्पीच। उन्होंने यहाँ पे हेट स्पीच को कैसे डिफाइन किया है? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट हेट स्पीच इज एन एफर्ट टू मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप इन अ ग्रुप। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस, उन्होंने क्या बोला? हेट स्पीच उनके अकॉर्डिंगली क्या है? जब आप किसी ग्रुप को उसकी मेंबरशिप की वजह से मार्जिनलाइज करने की कोशिश करते हो। व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? ये पॉलिटी की एक NCERT में दिया हुआ है प्रॉपर। What do you understand by marginalization? मैम गैप किसी Marginalize चीज में। करना मतलब किसी को साइडलाइन कर देना मेन स्ट्रीम से। मेन स्ट्रीम मतलब जैसे इंडिया हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, अगर मुस्लिम था मार्जिनलाइज, है ना, जनरली उनको अलग कंसिडर करते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, तो मार्जिनलाइज करना किसी भी ग्रुप को, उनको हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी ग्रुप बोलते हैं। मेंबरशिप हो गई, मेंबरशिप ठीक है, नंबर्स में कम है, तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी की वजह से जब हम किसी ग्रुप को मार्जिनलाइज करने की कोशिश करते हैं, जहां भी आप ये वर्ड देखो, मार्जिनलाइज मीन्स साइडलाइनिंग फ्रॉम दी मेन स्ट्रीम, अपनी मेन स्ट्रीम से उनको अलग समझना। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो हेट स्पीच अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इन विच केस प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। क्लियर? नाउ another case is recent one, 2020 case, campaign against hate speech versus the state of कर्नाटका केस। इसमें हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था, कर्नाटका के हाई कोर्ट ने क्या दिया था? इन्होंने कहा था कि IPC इंडियन पीनल कोड इलीगलाइजेस हेट स्पीच। इसमें इन्होंने कहा है, डिफाइन नहीं किया, इसमें इन्होंने क्या है कि हेट स्पीच का हमारे पास सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? कि IPC के कुछ सेक्शंस है जो हेट स्पीच के अलग अलग फॉर्म को, टाइप्स को क्रिमिनलाइज करते हैं, इलीगलाइज करते हैं। ठीक है, तो उन सेक्शंस को हम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको यू विल यूज इन ऐसे अगर कोई टॉपिक आता है तो, और अपने GS2 के आंसर्स में भी। ओके, फर्स्ट सेक्शन इज IPC के सारे सेक्शन 153A, इट पीनलाइजेस प्रमोशन ऑफ एनिमिटी। अगर आपकी स्पीच किसी भी तरीके से दो ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी प्रमोट कर रही है तो it penalizes it, यानी punishable है। But it which section of IPC? 153A. Another section is 153B of IPC. It punishes assertions prejudicial to national integration. ठीक है, prejudice क्या होता है? पूर्वाग्रह। प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़िए। हाँ, किसी के लिए पहले कोई जजमेंट बना के रखा हुआ है, चाहे वो कैसा भी है। आप किसी के लिए पहले से एक प्री जजमेंट अगर अपने माइंड में बना के रखते हो, उसको प्रीजुडिस कहते हैं, है ना। यू आर जजमेंटल, आपको नहीं पता सामने वाला इंसान कैसा है या कोई चीज कैसी है, आप उससे पहले उसको परसीव कर लेते हो, वो मिसकंसेप्शन भी हो सकता है ना।
153B says कि कोई भी ऐसा असर्शन या प्रीजुडिस जो नेशनल इंटीग्रेशन को हार्म करे वो भी पनिशेबल है। अगर आप कोई ऐसी चीज बोलते हो जिससे नेशन की यूनिटी अफेक्ट हो, ठीक है, नेशन की इंटीग्रिटी अफेक्ट हो, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर सेक्शन 153B ऑफ IPC। ये सारे सेक्शन IPC के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं है। हाँ सीधे सेक्शन 505, it punishes rumors intended to promote communal enmity। अफवाहें होती हैं सबसे फास्ट फैलती हैं, ठीक है, अफवाह, ठीक है, तो इनकी खासियत ये होती है कि फैलती बहुत ज्यादा है। ओके, punishes rumors intended to promote communal enmity। ऐसी अगर किसी ने अफवाह फैला दी जिसकी वजह से कम्युनल एनिमिटी हो जाए, वायलेंस हो जाए, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल। डिस्टर्बेंस आ रहा है with section 505 of IPC। अच्छा टेल मी, हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट ऐसा हुआ था जो जिसका रीजन, वन ऑफ द रीजंस वाज रूमर्स। कोई बता सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन इन इंडियन हिस्ट्री एंड वन ऑफ द मेन रीजंस वाज रूमर्स, अफवाहें। 1857 का विद्रोह, Very जो good. चर्बी Revolt of वाले 1857। कारतूस। यस, रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ा है अभी? नहीं? यस मैम। ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था उसमें आप बाद में देखोगे, उसमें एक ही अफवाह फैली थी कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स जो गन वो दे रहे हैं ना, उसमें हाँ उसकी जो कार्ट्रिजेस होती हैं उनमें क्या मिक्स है, काऊ का फैट, पिग का फैट, है ना। तो ये रूमर से, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ये रेवोल्यूशन एकदम से वायलेंट हो गया था और बढ़ गया था, स्प्रेड हो गया था, ठीक है। तो रूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थी रेवोल्यूशन को स्प्रेड करने में, ठीक है, उसका वन ऑफ द रीजंस इट वाज क्लियर। Now, section 295A of IPC, it criminalizes insults to a religious belief with malicious intention। अगर आप किसी religious belief की insult करते हो गलत intention से, violence invoke करने के लिए, clashes कराने के लिए, that is also criminal offense, punishable under section 295A of IPC। तो ये सारे sections याद करने हैं, है ना। ओके मैम। एक्स्ट्रा चीजें हैं, डायरेक्टली नहीं पूछे प्रीलिम्स में आपसे, लेकिन हो सकता है मेंस में क्वेश्चन आ जाए। और ऐसे में अगर ऐसी चीजें आती है, क्योंकि हेट स्पीच न्यूज में रहता है, कभी भी आ सकता है ना, तो यू कैन ऑल्सो ऑलवेज राइट दीज एग्जांपल्स कि ये सॉल्यूशंस है हमारे पास और ये कैटेगरीज हो जाएंगी। आप इसी से आंसर भी बना सकते हो कि ये कैटेगरीज होती है हेट स्पीच की, कौन सी, एनिमिटी प्रमोट करना, है ना, नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ बोलना, रूमर्स जो क्रिमिनल वायलेंस करने के क्या रखती हो, पोटेंशियल रखती हो वो भी, और इंसल्ट करना। तो ये आंसर आपका इससे बन जाएगा। ओके, हाँ ये उन्होंने बताया था, लेकिन ये मेंशन किसमें, आईपीसी में, ठीक है, नहीं इसको नहीं बताया था, उन्होंने ये कहा था कि आईपीसी में हमारे पास जो प्रोविजंस है ना वो इलीगलाइज करते हैं, तो उनको यूज करो रोकने के लिए, ठीक है, ये बोला था। ये सेलेक्ट एग्जांपल्स किए हैं हमने पढ़ने के लिए, उन्होंने नहीं सेलेक्ट किया था, ये आईपीसी में मेंशन है सेक्शन, ठीक है, हेट स्पीच को रोकने के लिए। कोई डाउट नहीं आ रहा है समझ में? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस एंड टेक का टॉपिक है ब्रह्मोस, क्रूज मिसाइल। टेल मी व्हाट इज अ क्रूज मिसाइल? There are two kind of missiles, one is ballistic and another one is cruise, ballistic and cruise। एक डायग्राम बनेगा, उससे सब समझ आ जाएगा, ठीक है। ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस टू एयर एंड एयर टू सरफेस, यूं जाएगी, सरफेस टू सरफेस। यहाँ बात सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू एयर की नहीं हो रही, में गाइडेड मिसाइल होती हैं, डायरेक्शन की हो रही है। डायरेक्शन पे देखो, डायरेक्शन देखो, मेन डिफरेंस इज डायरेक्शन। इनमें से कोई से भी कहीं भी जा सकती है, लेकिन डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल का डायरेक्शन कैसा होगा, पहले हाइट तक जाएगी एक, उसके बाद नीचे आएगी। क्रूज मिसाइल कैसी होती हैं, हाइट पे नहीं जाती ज्यादा, ऐसा डायरेक्शन होता है इनका। क्लियर, दिस इज द मेन डिफरेंस। ओके, ये डायग्राम में डिफरेंस है इनका, और बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, यानी उसका डायरेक्शन कैसा होगा जाने का,
हो सकता है यूं चली जाए, जैसे यहाँ से ओरिजिनेट हुई, थोड़ा सा ऊपर गई इस एंगल पे और फिर स्ट्रेट, लेकिन यूं नहीं जा रही, हाइट पे नहीं जा रही। अच्छा, मतलब स्ट्रेट ही जाएगी ये? स्ट्रेट जाएगी, डायरेक्शन इसका स्ट्रेट होगा। ओके, तो इन मिसाइल्स को क्रूज मिसाइल बोलते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल न्यूज में रहती है। ब्रह्मोस सबको पता है किस किस के बीच का कोलेबोरेशन है, रशिया एंड इंडिया। क्रूज मिसाइल है। और ब्रह्मोस इसका नाम क्यों रखा है, अभी न्यूज में क्यों थी, क्योंकि इसके नए नए वर्जन टेस्ट हो रहे हैं, तो न्यूज में रहती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम ब्रह्मपुत्रा रिवर और मॉस्कोवा रिवर, ये कहाँ है, मॉस्कोवा रिवर रशिया में है और ये इंडिया में। ठीक है, इन दोनों कंट्रीज का कोलेबोरेशन है, इसलिए इन दोनों कंट्रीज की रिवर के इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, दोनों कंट्रीज की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, ब्रह्मोस। ठीक है, वाई इन न्यूज, न्यू वेरिएंट टेस्ट फायर्ड, अभी कल न्यूज में था क्योंकि इसका नया वेरिएंट टेस्ट फायर हुआ है। जनरली कहाँ से टेस्ट फायर होती हैं मिसाइल्स वगैरह, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, है ना। और जो लॉन्च होती है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारा कहाँ पर लोकेटेड है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, ओके, वहीं से हम लॉन्च करते हैं। अब इसके पीछे भी रीजन होता है कि हमेशा कोस्टल एरियाज के पास से ही क्यों सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है या रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। एनी आंसर? मैम अगर कुछ मैम सीधा पानी में हो निकलना जाती है। है तो वो पानी कोई वाली प्रॉब्लम भी हो तो पानी Force भी भी होती है, वो सारी हम देखेंगे। उसका एक एंगल होता है ताकि वो सही डायरेक्शन में सही ऑर्बिट में जाकर प्लेस हो। तो साइंस टेक के टॉपिक्स हैं वो, है ना, ये भी देखनी चाहिए। सारे रीजंस आपको पता होना चाहिए क्यों काम कैसे हो रहा है। ओके, व्हाई इन न्यूज, बिकॉज ऑफ न्यू वेरिएंट। नाउ इट इज अ कोलैबोरेटेड एफर्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इट कैन बी लॉन्च, अब ये क्या है, क्रूज मिसाइल है, लेकिन कहाँ कहाँ से लॉन्च हो सकती है, लैंड, सी, सबसी, एयर, लैंड, सी, सबसी, एयर, सबसे हो सकती है, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट विच सरफेस, एयर से कैसे होती है? मैम ये तो हाइट पे जाती नहीं, तो एयर से कैसे होती है? एक मिनट, हाइट पे नहीं जाती, लॉन्च कर रहे हैं ना, लॉन्च कर रहे हैं हम। लॉन्च तो यहाँ से भी हो सकती है ना, अगर ये सरफेस लैंड का है तो भी यूं जा सकती है, अगर ये Surface air सरफेस का है। सी का है तो भी यूं जा सकती है, यहाँ से कोई आ रही है उसको काउंटर करने के लिए। लॉन्च तो कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, अगर एयर की आप सोच रहे हो कि एयर में यूं ही जाना जरूरी थोड़ी होता, एयर में ऐसे भी तो लड़ाई हो सकती है ना दो मिसाइल्स के बीच में। ठीक है, तो लैंड, सी, सबसी, एयर, यहाँ से ही लॉन्च की जा सकती है अगेंस्ट सरफेस एंड सी बेस टारगेट विद रेंज कैप्ड एट 290 किलोमीटर। अब यहाँ पर एक चीज देखनी है, नोट करने की बात क्या है, अभी इसकी रेंज कितनी रखी थी, ओरिजिनली जब बनी थी 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर, लेकिन ये तब था जब इंडिया एमटीसीआर का मेंबर नहीं था। एमटीसीआर क्या है, आपने नाम सुना होगा, जैसे हम क्या करते हैं, वेपन्स के प्रोलिफरेशन को और उनके ट्रेड को, उनके प्रमोशन को, जो हार्मफुल वेपन्स हैं, ह्यूमैनिटी को जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको हम रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी पढ़ोगे, जैसे इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, ताकि वो तो अलग चीज है, हम डिफेंस में कभी भी पहले से वॉर में अटैक नहीं करेंगे, तभी करेंगे जब आगे से वॉर होगा, है ना। तो ऐसे ही वेपन्स को भी लिमिट करने की, उनके प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करने की, यानी उनके स्प्रेड को कंट्रोल करने की बहुत सारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस बने हैं और एफर्ट किए जाते हैं। वन ऑफ द एफर्ट इज एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये बन तो पहले गया था, इंडिया इसका मेंबर 2016 में बना है। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर कब बना, 2016 में। इसका एम क्या है, टू लिमिट प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। वरना अगर सब बनाने लगे बहुत ज्यादा तो कितना रिस्क होगा, वॉर होगा तो कोई नहीं बचेगा। ठीक है, तो लिमिट करना भी जरूरी है वेपनाइजेशन को, तो उसके लिए एमटीसीआर है। एमटीसीआर का पर्टिकुलर एरिया क्या है, मिसाइल, मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना, उसके स्प्रेड को लिमिट करना, जितनी जरूरत है वहीं तक उसको रखना है। ओके, तो इंडिया जब इसका मेंबर बना 2016 में, जब तक नहीं था तो उसके ऊपर ये लिमिटेशन थी, इंडिया के ऊपर, हमारे ऊपर, कि आप इसकी रेंज इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप इसके मेंबर बन जाते हो एमटीसीआर के, तो आपकी जो सारी चीजें होंगी वो मॉनिटर होंगी, कंट्रोल्ड होंगी, है ना, तो आप रेंज इंक्रीज कर सकते हो। क्लियर है?
क्योंकि उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी ध्यान में रखी जाएगी सारी। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी गलत तरीके से यूज कर लो, बिकॉज नाउ यू आर मेंबर ऑफ अ रिजीम, उसकी कुछ आपको बाइंडिंग्स एक्सेप्ट करनी होंगी, ठीक है। तो उससे पहले 290 थी, लेकिन क्योंकि अब MTCR का मेंबर बन गया इंडिया, कब बना? 2016 में। तो जो MTCR के मेंबर बन जाते हैं वो मिसाइल्स की रेंज को 450 किलोमीटर या 600 किलोमीटर तक मैक्सिमम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ब्रह्मोस वापस न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसके नए नए वर्जन बनाए जा रहे हैं, इसकी रेंज इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। गॉट इट? ओके मैम। ऑलराइट, so this much is important for today's current affairs. ओके मैम। हाँ, हिंदू में। मैम इसमें एक ये भी तो आई थी ना न्यूज की, इसरो के नए चेयरमैन बने हैं। हाँ, कौन बना है? नाम भूल गया उसका। कल इसरो के नए चेयरमैन। इसरो के थिंक मेरे ख्याल कौन बना इसरो का चेयरमैन? मैम वो सोमनाथ कुछ था। हाँ सोमनाथ। राइट। अब देखो, रामसर साइट्स हमको डिस्कस करनी थी, है ना। आई टोल्ड यू कि आपको रामसर साइट लिख कर लानी है। इम्पोर्टेंट हाँ बहुत सारी 47 है, तो सारे नाम नहीं बताने, एक एक नाम बता दो जो इम्पोर्टेंट है। यस, कविता सांबर लेक, नॉट देयर, ठीक है। देख लेना रामसर साइट, ठीक है। रामसर कन्वेंशन क्या है? वेटलैंड्स जो होते हैं, वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए, जो वेटलैंड्स होते हैं ना विच आर कवर्ड विद वाटर, है ना, उसमें भी कैटेगरीज होती हैं। वो भी ज्योग्राफी का और एनवायरनमेंट का टॉपिक है। वेटलैंड भी सब सेम नहीं होते, एक स्वैम्पी एरिया होता है, एक मार्शी एरिया होता है, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए जो कन्वेंशन है उसको क्या कहते हैं? रामसर। और उसने कुछ साइट्स डिक्लेयर किए हैं जो प्रोटेक्टेड है अंडर रामसर कन्वेंशन। यस, सुंदरबन। यस, रोमिल? चिल्का लेक। प्रियांशु? केवलादेव। कोल्लूर लेक, ओके। आंध्र प्रदेश। कोलेरू लेक, है ना। कोलेरू लेक। लोकटक भी है। निधि? केवलादेव। केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। और यस, चंद्रताल। ओके। मैम और हैदरपुर है ना, हम्म, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में। राइट। अभिनव? लोकटक लेक मणिपुर। लोकटक लेक मणिपुर में, है ना। ये सारी जयपुर के रामसर जंतर साइट मंतर की भी आपको सबको लोकेशन देने की, ये आपके लिए एटलस का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है? रामसर साइट दे देंगे और इनकी लोकेशन दे देंगे, मैच करो। क्योंकि ये रामसर साइट से इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो दे एक्सपेक्ट कि आपको पता होनी चाहिए इनकी लोकेशन। ओके, ठीक है। सो दिस इज मच वेरी मच इम्पोर्टेंट, रामसर साइट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रामसर साइट। कभी भी प्रीलिम्स में यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, और आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक तो रामसर साइट, और एक दूसरा टॉपिक जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये भी हाँ, आपको ये भी नाम आते पता हैं। होने चाहिए, कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है ये पता होना चाहिए, और कौन सी स्पीशीज इनमें पाई जाती हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन पता होनी चाहिए। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड रामसर साइट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनवायरमेंट। रामसर एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस भी यू हैव टू रिमेम्बर। बायोडाइवर्सिटी, इनको डिक्लेयर कौन करता है? जैसे रामसर तो रामसर कन्वेंशन हो गया। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को कौन डिक्लेयर करता है? इंडिया में कितने हैं, कौन कौन से हैं, और जो हैं उनसे कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, या कोई वहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब एनवायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर न्यूज में आता है तो you have to read it carefully. All right, any doubt? No ma'am. That handles is clear. Yes ma'am. Deciduous not mentioned in schedule 6. IUCN is clear, headquartered in Switzerland. Tapi pipeline developed in collaboration with Asian Development Bank, not World Bank. Okay. Then we have this Darwaza gas crater, इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। फिर तुर्कमेनिस्तान कैपिटल में अशगाबाद। जीएसटी कंपनसेशन को इंक्रीज करने की डिमांड है,
एंड प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI कौन करेगा? HDI हमेशा UNDP ही रिलीज करेगा, ठीक है। हेट स्पीच क्या होती है और उससे रिलेटेड कुछ 2-3 जजमेंट और उसके सेक्शंस IPC के। ब्रह्मोस समझ आ गई? मिसाइल क्या है? Yes, और ma'am. MTCR रिजीम इसको कंट्रोल करती है मिसाइल टेक्नोलॉजी को Missile और technology. मिसाइल प्रोलिफरेशन। weapons So that is it. Class is over. Okay.